बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कैसे हैं भैया आप लोग? रटना नहीं है, समझना है। एसन टेक्स्ट बुक बोर्ड फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री, चैप्टर नंबर 3, थ्योरीज ऑफ कोवेलेंट बॉन्डिंग एंड शेप्स ऑफ मॉलिक्यूल्स का पार्ट 3 हम करने जा रहे हैं। न्यू बुक फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री। कॉपी पेंसिल ले लीजिए, लेक्चर को नोट करना है और मुस्कुराते रहना है। वैलेंस बॉन्ड थ्योरी VBT, इसका पार्ट 3 और फाइनल पार्ट। इसके अंदर हम सिग्मा बॉन्ड को देखेंगे अभी, ठीक है, और पाई बॉन्ड को देखेंगे और सिग्मा बॉन्ड की टाइप्स को देखेंगे। जिन बच्चों ने पिछली 2 पार्ट नहीं देखे हैं वो लाजमी देख लीजिए, वरना यकीनन आपको मेरी बात ये याद आएगी आगे चल के, जब इस चैप्टर में आप आगे बढ़ेंगे और उसके बाद फिर जो है इसके बाद ये चैप्टर ख़त्म होगा। इसमें शेप्स ऑफ मॉलिक्यूल्स की बात आएगी, मीन्स कोई भी बात आएगी तो आप परेशान ही रहेंगे। आप बोलेंगे यार बात पूरे तरीके से समझ में नहीं आ रही। पूरे तरीके से इसलिए समझ में नहीं आ रही क्योंकि आप सर की बात मान नहीं रहे। पार्ट 1 देख लें, लेक्चर नोट कर लें, समझ में नहीं आ रही बात दोबारा देखें पार्ट 1 को, फिर समझ में नहीं आ रही तीसरी दफ़ा देखें, फिर पार्ट 2 की तरफ जाएं, लेक्चर नोट करें, एक दफ़ा बात समझ में नहीं आ रही फिर दोबारा देखें वीडियो को। ये बेहद ज़रूरी है, वरना आपका कॉन्सेप्ट बनेगा ही नहीं आगे। बहरहाल मैं ये मान के चल रहा हूँ आगे कि आपने पार्ट 1, अभी जो भी वीडियो मेरी देख रहे हैं वो पार्ट 1 पार्ट 2 देख चुके हैं। वैलेंस बॉन्ड थ्योरी जो है ये हमें बताती है कि कोवेलेंट बॉन्ड जो है वो 2 तरह से, 2 वेज या 2 टाइप्स ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड, कोवेलेंट बॉन्ड 2 तरह के कोवेलेंट बॉन्ड है। एक है हमारे पास सिग्मा, इसको इस सिंबल से रिप्रेजेंट किया जाता है, ब्रैकेट में बना रहा हूँ, और दूसरा है हमारे पास पाई बॉन्ड, सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड। पाई का यही सिंबल है, आपको पता है, ठीक है, पाई बॉन्ड। और इसमें जो हमारे पास ये सिग्मा बॉन्ड है इसकी टाइप्स हैं, 3 टाइप्स हैं, SS सिग्मा बॉन्ड, SP सिग्मा बॉन्ड और PP सिग्मा बॉन्ड। लेकिन इसकी तीनों टाइप्स तो हम उसके बाद देखेंगे, लेकिन आप टू द पॉइंट पहले सिग्मा बॉन्ड को समझ लें और पाई बॉन्ड को समझ लें। और सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड को समझने से पहले दोबारा ज़रा आप अपना वो कॉन्सेप्ट क्लियर कर लें कि इलेक्ट्रॉन्स जो हैं ये कहाँ पर हैं, क्योंकि जब हम बॉन्ड की बात करते हैं ना तो इसमें सारा दारो मदार इलेक्ट्रॉन्स का है। केमिकल बॉन्ड इलेक्ट्रॉन ही बनाते हैं ना। एटम के अंदर जब 2 एटम आपस में मिलते हैं तो उसके अंदर बॉन्ड कौन बनाता है? इलेक्ट्रॉन बनाते हैं। तो इलेक्ट्रॉन को आपको समझना पड़ेगा कि इलेक्ट्रॉन, ये सारी तफसीलात पिछली वीडियो में बता चुका हूँ कि इलेक्ट्रॉन एक एटम के अंदर, इलेक्ट्रॉन इन एन एटम कहाँ पर मौजूद हैं, वेयर, कहाँ पर मौजूद हैं? आपको पहले शेल में जाना पड़ेगा, फिर सब शेल में जाना पड़ेगा और फाइनली ऑर्बिटल में जाना पड़ेगा। वहाँ पर जाके आपको क्या मिलेंगे? इलेक्ट्रॉन मिलेंगे। लेकिन वहाँ पर भी आप इलेक्ट्रॉन को लोकेट नहीं कर सकते, अभी तक ये मुमकिन नहीं हुआ। नॉट पॉसिबल, नोट कर लीजिए, नॉट पॉसिबल लोकेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल ही कहता, लोकेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन नॉट पॉसिबल। आप ये कह सकते हैं कि एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन है, बिल्कुल आपकी बात मानी जाएगी। आप ये कह सकते हैं कि एटम के अंदर ये शेल है, मिसाल के तौर पर शेल हमारे पास K है, L है, M है, N है, ठीक है। K शेल के अंदर इलेक्ट्रॉन मौजूद है, आपकी बात बिल्कुल मानी जाएगी। फिर आप K शेल में कहेंगे कि S जो है वो सब शेल है, उसमें इलेक्ट्रॉन है, आपकी बात बिल्कुल मानी जाएगी। फिर सब शेल के अंदर ये एक ऑर्बिटल है, सब शेल के अंदर, सब शेल S के अंदर ये ऑर्बिटल है। ऑर्बिटल को नॉर्मली यूँ बनाया जाता है, जो कि गलत है। ऑर्बिटल इस तरह से नहीं है, बल्कि S सब शेल का जो ऑर्बिटल है एक, वो स्फेरिकल है, गोल है इस तरह का। तो ये जो है वो ये ऑर्बिटल है।
एस सब शेल का। एस सब शेल की भी शक्ल स्फेरिकल है, गोल ही है। तो एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन है, बात मानी जाएगी। उसके अंदर के शेल में इलेक्ट्रॉन है, बिल्कुल आपकी बात मानी जाएगी। उसके अंदर एस सब शेल है, उसके अंदर इलेक्ट्रॉन है, बिल्कुल आपकी बात मानी जाएगी। उसमें एक ही ऑर्बिटल है, उसके अंदर इलेक्ट्रॉन है, बिल्कुल आपकी बात मानी जाएगी। लेकिन इस ऑर्बिटल के अंदर ये स्फेरिकल स्पेस जो है, ये बॉल सी जो है, इसके अंदर कहाँ है इलेक्ट्रॉन? तो आप कहेंगे इस ऑर्बिटल के अंदर, इस स्फेरिकल बॉल के अंदर इलेक्ट्रॉन है, आपकी बात मानी जाएगी। आपसे पूछा जाएगा भाई इस बॉल के अंदर कहाँ है? क्या कहा? ये जो बॉल है, ये जो ऑर्बिटल है, ये जो स्फेरिकल स्पेस है, इसके अंदर कहाँ है इलेक्ट्रॉन? अभी इस जगह पर है, इस जगह पर है, इस जगह पर है, इस जगह पर है, इस जगह पर है। कहाँ पर है? अब आप फंस जाएंगे, अब आप नहीं बता सकते। नॉट पॉसिबल लोकेशन ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन एन ऑर्बिटल। एक ऑर्बिटल के अंदर एक इलेक्ट्रॉन की लोकेशन जो है वो आप नहीं बता सकते, ये मुमकिन नहीं है। हाँ, आप प्रोबेबिलिटी बता सकते हैं ऑफ फाइंडिंग एन इलेक्ट्रॉन। प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग एन इलेक्ट्रॉन, यानी कि पॉसिबिलिटी बता सकते हैं ऑफ फाइंडिंग एन इलेक्ट्रॉन। प्रोबेबिलिटी मतलब चांसेस, ठीक है। प्रोबेबिलिटी मतलब बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि फाइंडिंग एन इलेक्ट्रॉन के इस ऑर्बिटल में इस जगह पर होगा या इस जगह पर होगा, ये आप बता सकते हैं। मिसाल के तौर पर प्रोबेबिलिटी निकलती है इसके अंदर स्फेरिकल, इस ऑर्बिटल के अंदर इस जगह पर, कि इस ऑर्बिटल के अंदर ये जो जगह है, यहाँ पर मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी है इस स्पेस के अंदर, इस स्पेस के अंदर मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी है इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की। लेकिन अब भी इस स्पेस के अंदर भी इस जगह पर है, इस जगह पर है, इधर है, कहाँ है? एग्जैक्ट लोकेशन आप नहीं बता सकते। देखें कहाँ से कहाँ चलें आप, एटम से शेल, शेल से सब शेल, सब शेल से ऑर्बिटल, ऑर्बिटल के अंदर भी एक स्पेसिफिक जगह है, उसके अंदर भी जो है आप क्या वर्ड इस्तेमाल कर रहे हैं? आप प्रोबेबिलिटी का मतलब बता रहे हैं, पॉसिबिलिटी का बता रहे हैं, चांसेस का बता रहे हैं कि यहाँ पर मैक्सिमम चांसेस हैं कि वो इधर ही इसी स्पेस में किस जगह पर है। लेकिन इसमें स्पेस में भी किस जगह पर है ये बताना मुमकिन नहीं है। ये बात आपके लिए जानना बेहद ज़रूरी है। आप सोच रहे होंगे सर आप बार बार ये बातें क्यों बता रहे हैं, आखिर वजह क्या है? आप समझिए इस बात को ज़रा, जो कॉन्सेप्ट मैं आपका बनाना चाह रहा हूँ। केमिकल बॉन्ड में जब दो एटम आपस में इंटरेक्ट होते हैं, दो एटम आपस में बॉन्ड बनाते हैं ना, जैसे कि हाइड्रोजन और हाइड्रोजन है, तो यहाँ पर जो एटम आपस में बॉन्ड बनाएंगे, तो वो दो एटम्स के अंदर क्या मौजूद है? एटम में क्या मौजूद होता है? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन तो न्यूक्लियस में होते हैं, उनका केमिकल बॉन्डिंग से कोई लेना देना नहीं है। समझ में आ रही है बात? फिर बचते हैं इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन भी कौन से वाले? जो वैलेंस शेल के हों, लास्ट शेल के हों, आउटर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन हों, वो बॉन्डिंग बनाते हैं। अब हम वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन्स की बात कर रहे हैं, उनकी बात कर रहे हैं कि वो केमिकल बॉन्ड बनाएंगे। तो उन इलेक्ट्रॉन्स को आप समझिए तो सही ज़रा कि वो इलेक्ट्रॉन हैं किस जगह पर, वो इलेक्ट्रॉन किस शक्ल में मौजूद हैं, कैसे वो बॉन्ड बनाएंगे। इलेक्ट्रॉन बॉन्ड नहीं बना रहा, बल्कि इलेक्ट्रॉन के इर्द गिर्द जो फैला हुआ ये स्पेस है, इसकी तफसील बात कर चुका हूँ मैं। जैसे मैग्नेट के इर्द गिर्द का स्पेस होता है जिसको हम मैग्नेटिक फील्ड कहते हैं, इसी तरह इलेक्ट्रॉन के इर्द गिर्द जो स्पेस मौजूद है इसका, उसको हम कहते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड। तो ये असल में बॉन्ड बनाती है, ये फील्ड असल में बॉन्ड बनाती है, इलेक्ट्रॉन बॉन्ड नहीं बनाते। ठीक है, तो ये जो फील्ड है ये क्या है? ये जो फील्ड है इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड है। ये ऑर्बिटल क्या है? क्या ये स्पेस नहीं है? क्या ये स्पेस नहीं है? इस स्पेस वर्ड से मैं शुरू हुआ था। और एस सब शेल की तरफ जाएं तो क्या ये स्पेस नहीं है? और इसी तरह के शेल की तरफ जाएं तो क्या ये स्पेस नहीं है? स्पेस के अंदर स्पेस, स्पेस के अंदर स्पेस, और ऑर्बिटल के अंदर भी स्पेस है एक ऐसा। और ये स्पेस कौन सा है? अब मैग्नेट की बात करें, उसके इर्द गिर्द का
स्पेस जो है उसको हमने क्या नाम दिया, मैग्नेटिक फील्ड। तो अब मैं स्पेस भी नहीं कहूँगा, अब मैं फील्ड कहूँगा। तो ये खुल के ज़रा समझ लीजिए आप ये बात कि असल में जब केमिकल बॉन्ड दो एटम बना रहे हैं तो उनके अंदर इलेक्ट्रॉन्स जो है वो बॉन्ड बना रहे हैं, बल्कि उन इलेक्ट्रॉन्स के जो उन इलेक्ट्रॉन्स की जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड है, ठीक है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड जो है वो बॉन्ड बना रही है। और उस इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड के अंदर भी, अब ज़रा सुन लीजिए उससे आगे भी, दो इलेक्ट्रॉन्स की जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड है, जैसे कि ये एक इलेक्ट्रॉन है, ये एक इलेक्ट्रॉन है, ये इसकी इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड है, ये एक इसकी इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड है। इसके अंदर भी, अब मैं ई गायब करता हूँ, इसके अंदर भी एक स्पेसिफिक जगह है, एक स्पेसिफिक हिस्सा है इस इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड का जो कि आपस में इंटरैक्ट हो रहा है, जो कि आपस में इंटरैक्ट हो रहा है, और तब जो है वो केमिकल बॉन्ड बन रहा है। वैलेंस बॉन्ड थ्योरी जो है, बात समझ में आ गई? ये मेरी बात समझ में नहीं आई तो वीडियो बैक करके दोबारा इसको समझने की कोशिश करें, कंप्लीट पिक्चर दे रहा हूँ, शायद ही आप ये बातें कहीं सुने, लेकिन यही हकीकत है और यही सब कुछ सच है जो कि मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ। केमिकल बॉन्ड के अंदर स्पेसिस जो हैं वो आपस में इंटरैक्ट होते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड्स जो होती हैं इलेक्ट्रॉन की वो आपस में इंटरैक्ट होती हैं और वो बॉन्ड बनाती हैं। इलेक्ट्रॉन तो बेचारा कहीं इधर उधर इसके अंदर ही कहीं ना कहीं होगा। आप समझ रहे हैं कि दो इलेक्ट्रॉन आपस में बॉन्ड बना रहे हैं, तो क्या दो इलेक्ट्रॉन आपस में जुड़ गए हैं? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है भाई। इलेक्ट्रॉन को तो अभी तक हम एग्जैक्ट लोकेट कर ही नहीं पाए हैं, ठीक है। अब आगे चलते हैं। तो यहाँ पर जब हम कहते हैं टू टाइप्स ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड, अब देखिए ज़रा, टू टाइप्स ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड, कोवेलेंट बॉन्ड की जब हम बात करते हैं, इसमें हम कहते हैं इलेक्ट्रॉन्स दो एटम के आपस में शेयरिंग कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग हो रही है। तो इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग नहीं हो रही भाई, सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड बनाएं आप, या डबल कोवेलेंट बॉन्ड बनाएं, या ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड बनाएं, इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग नहीं हो रही। इलेक्ट्रॉन्स तो बेचारे उनको तो हम लोकेट कर ही नहीं सकते। उन इलेक्ट्रॉन्स की जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड है, उनके इर्द गिर्द का जो स्पेस है वो आपस में मिल रहा है, वो जो है आपस में को बॉन्ड बना रहा है। तो स्पेस, दो इलेक्ट्रॉन्स के इस इलेक्ट्रोस्टैटिक स्पेसिस जो हैं वो शेयर हो रहे हैं। दोबारा सुन लीजिए, दो इलेक्ट्रॉन्स के इलेक्ट्रोस्टैटिक स्पेसिस जो हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड्स जो हैं वो शेयर हो रही हैं। समझ आ रही है बात? तो हम कह रहे हैं कि कोवेलेंट बॉन्ड बन रहा है। अगर दो एटम के अंदर, जैसे हाइड्रोजन के अंदर तो एक एक इलेक्ट्रॉन का इशू है ना, हाइड्रोजन के अंदर एक एक इलेक्ट्रॉन का इशू है, तो यहाँ पर हम कहेंगे कि यहाँ पर दो इलेक्ट्रोस्टैटिक क्या हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड्स हैं, दो इलेक्ट्रॉन्स हैं तो दो इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड्स हैं, ठीक है, वो आपस में बॉन्ड बना रही हैं, ठीक है। और बॉन्ड बना के यहाँ पर क्या हो रहा है, दोनों इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड्स जो हैं क्या हो रही हैं, शेयर हो रही हैं। दोनों इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड्स जो हैं आपस में शेयर हो रही हैं। इस बात को ज़रा समझें, ठीक है। और अगर हमारे पास ऑक्सीजन की मिसाल हो, ऑक्सीजन में पता है आपको डबल कोवेलेंट बॉन्ड बनता है, मतलब चार इलेक्ट्रॉन्स जो हैं, दो इलेक्ट्रॉन एक ऑक्सीजन के, दो इलेक्ट्रॉन दूसरे ऑक्सीजन के, तो दो इलेक्ट्रॉन एक ऑक्सीजन के मतलब दो इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड्स, और दूसरे ऑक्सीजन एटम के दो इलेक्ट्रॉन मतलब दो मज़ीद इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड। तो एक इलेक्ट्रॉन की एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड दूसरे इलेक्ट्रॉन की इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड आपस में क्या करेंगी, शेयरिंग करेंगी। इलेक्ट्रॉन्स शेयरिंग नहीं करेंगे। इसी तरह इस ऑक्सीजन एटम का जो दूसरा इलेक्ट्रॉन है उसके इर्द गिर्द जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड है वो दूसरे ऑक्सीजन के इलेक्ट्रॉन की इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड के दरमियान ये अपनी फील्ड्स जो हैं वो शेयर करेंगी, और उसके नतीजे में जो है वो क्या बनेगा, डबल कोवेलेंट बॉन्ड बनेगा। और बिल्कुल इसी तरह ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड जो है वो हमें नाइट्रोजन के एटम्स में नज़र आता है, नाइट्रोजन के मॉलिक्यूल में नज़र आता है। दो नाइट्रोजन के एटम आपस में ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड बनाते हैं। इसका मतलब यहाँ पर 6 इलेक्ट्रॉन्स अपनी अपनी इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड के साथ शेयरिंग कर रहे होते हैं। दो इलेक्ट्रॉन जो हैं अपनी अपनी इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड्स को शेयर करवाते हैं, उसके बाद दो इलेक्ट्रॉन्स अपनी अपनी इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड को शेयर करवाते हैं, और उसके बाद मज़ीद दो इलेक्ट्रॉन अपनी अपनी इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड को शेयर करवाते हैं। उसके नतीजे में यहाँ पर
ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड बनता है। समझ में आ गई बात? तो ये बात है असल में जो आपको बताई जाती है कि दो हाइड्रोजन के एटम ने अपने इलेक्ट्रॉन्स शेयर किए। इलेक्ट्रॉन्स शेयर नहीं किए भाई, दो ऑक्सीजन के एटम्स ने अपने दो दो इलेक्ट्रॉन्स आपस में शेयर किए, इलेक्ट्रॉन्स शेयर नहीं किए भाई। और ना ही नाइट्रोजन के दो एटम्स ने अपने तीन तीन इलेक्ट्रॉन्स शेयर करके ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड बनाया, नहीं, ऐसी बात नहीं है। इलेक्ट्रॉन्स ने अपनी इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड, अपने इर्द गिर्द का मौजूद स्पेस जो है वो शेयर किया है दोनों इलेक्ट्रॉन्स ने, उनके दरमियान जो है वो बॉन्ड बना है। ठीक है, अब यहाँ पर चलते हैं हमारे पास। अब यहाँ पर दो टाइप्स हैं कोवलेंट बॉन्ड की, सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड। अब ज़रा सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड को समझने से पहले आप ज़रा ऑर्बिटल्स की शेप्स को समझ लीजिए दोबारा से। एटम के अंदर जो है वो शेल्स होते हैं, KLMN। के शेल के अंदर जो है वो एक ही सब शेल होता है S, और इसके अंदर एक ही ऑर्बिटल होता है, उसकी शेप होती है ये। ठीक है, L जो है उसके अंदर S जो है सब शेल है, और इसकी स्पेस कैसी है, उसकी शेप कैसी है, ये स्फेरिकल। और दूसरा जो इसमें सब शेल है वो P है। ठीक है, P जो है असल में तीन ऑर्बिटल्स होते हैं P के अंदर। ठीक है, एक की शेप ऐसी होती है डम्बल, ये PX कहलाता है। दूसरे की इस तरह की होती है, ये PY कहलाता है। और तीसरे ऑर्बिटल की शेप ऐसी होती है Z एक्सिस में। इसको ज़रा मैं वर्टिकली बना दूं, ये एक PX हो गया X एक्सिस पे, दूसरा PY हो गया Y एक्सिस पे, और ये PZ हो गया Z एक्सिस पे। ठीक है, तो ये P के अंदर ये तीन ऑर्बिटल मौजूद हैं। KL इसी तरह M के अंदर जाएं तो सबसे पहले आपको S मिलता है, दोबारा से उसका एक ही ऑर्बिटल होता है, वो गोल होता है। उसके बाद इसमें जो है वो P मिलता है, इसमें तीन ऑर्बिटल हैं, दोबारा उनकी शेप बना देता हूँ। ये PX है, ये PY है, और ये PZ है। और इसके अंदर तीसरा भी सब शेल मौजूद है D। इसकी शेप्स जो हैं वो थोड़ी सी डबल डम्बल्ड होती हैं। ठीक है, इसकी शेप तो अब यहाँ मेरे पास स्पेस नहीं है बनाने के लिए, पिछली वीडियोस में मैंने इसकी शेप्स जो हैं वो आपको बना के दिखाई हैं। डबल डम्बल्ड भी कहते हैं, क्लोवर लीफ भी कहते हैं। तो इसमें पांच जो है वो पांच ऑर्बिटल होते हैं। एक ऑर्बिटल की मैं इसके अंदर, अगर आप इसकी शेप देखना चाहते हैं तो अभी पेज आप पीछे टर्न करें, एटॉमिक स्ट्रक्चर जो है चैप्टर खोलें, पेज नंबर 42 निकालें। ये देखें, आपको पाँच के पाँच D ऑर्बिटल की शेप्स आपको नज़र आएंगी। मैं एक आपके सामने ये बना देता हूँ, इस तरह की होती हैं डबल डम्बल्ड, ये और ये डबल डम्बल्ड शेप होती है। याद रहे ये एक ऑर्बिटल की शेप है, अभी ये एक ऑर्बिटल की शेप है। ठीक है, तो इसके साथ दूसरा एक और ऑर्बिटल होगा, तीसरा एक और है, चौथा एक और है, पांचवा और है। इनकी तफसीली मैं तस्वीरें बना के पिछली वीडियो में दिखा चुका हूँ, पिछले चैप्टर में। तो बहरहाल ये पहला शेल हो गया, ये दूसरा शेल हो गया, ये तीसरा शेल हो गया। ये इसका S सब शेल, इसका पहला ऑर्बिटल। L के अंदर S और P, ये इनके ऑर्बिटल्स। M के अंदर S P D, और ये इनके ऑर्बिटल्स। D के आगे मैं डॉट 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 बना देता हूँ, इसकी मैंने अभी ऑर्बिटल्स बनाए नहीं है, सिर्फ एक ही ऑर्बिटल बनाया। अब ये बात आप याद रखिएगा, याद रखिएगा, याद रखिएगा कि जब मैं कह रहा हूँ कि एक एटम जो है, मिसाल के तौर पर हाइड्रोजन एटम है, दूसरे हाइड्रोजन एटम के साथ मिलके क्या बना रहा है, सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड। आपको पता है सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड के अंदर एक हाइड्रोजन एटम का एक इलेक्ट्रॉन आगे आता है, दूसरे हाइड्रोजन का भी एक इलेक्ट्रॉन आगे आएगा, और क्लासिकल शेप इसकी कुछ इस तरह से बनती है सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड की, ये इस तरह की सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड, ये क्लासिकल शेप है। ठीक है भाई, मॉडर्न शेप अगर इसकी हमें देखनी है तो इसके लिए पहले इस सेटअप को समझना पड़ेगा।
इस हाइड्रोजन एटम के पास, इस वाले हाइड्रोजन एटम के पास, मैं इसको ज़रा सेपरेट कर दूं, इस वाले हाइड्रोजन एटम के पास जो एक इलेक्ट्रॉन है वो कहाँ जाएगा? इस वाले हाइड्रोजन एटम के पास जो एक इलेक्ट्रॉन है वो कहाँ मौजूद है? पहले शेल में मौजूद है। किसमें? पहले शेल में। ये एक इलेक्ट्रॉन इसका, एक इलेक्ट्रॉन इसका पहले शेल में मौजूद है के में। इसका एक इलेक्ट्रॉन भी कहाँ मौजूद है? पहले शेल में मौजूद है के में। इसका हाइड्रोजन का जो एक इलेक्ट्रॉन है के अंदर कहाँ मौजूद है? एस सब शेल में। और एस सब शेल के अंदर कौन से ऑर्बिटल? एक ही ऑर्बिटल होता है एस में, तो वो को कैसा है एक ऑर्बिटल? ये गोल है। ठीक है। दूसरा वाला हाइड्रोजन एटम के पास भी एक इलेक्ट्रॉन है, के में मौजूद है, और के में जो है वो एस सब शेल में मौजूद है, और एस सब शेल के अंदर जो ऑर्बिटल है उसके अंदर ये एक इलेक्ट्रॉन मौजूद है। इसी स्पेस में कहीं ना कहीं मौजूद है। इसी स्पेस में नज़र आ रहा है आपको? ये मैंने एरोज बना के कंप्लीट पिक्चर दे दी। अब मैं कह रहा हूँ कि ये दो अब यहाँ से देखें, मैं इसको बड़ा करके यहाँ लेके आऊँगा। ठीक है, तो मैं इस जगह को मिटाता हूँ ताकि आपको सिग्मा बॉन्ड समझ में आ जाए, और सिग्मा बॉन्ड के अंदर जो पहला बॉन्ड है एस एस, वो भी आपको समझ में आ जाए। क्योंकि अभी आप एस एस से समझ गए होंगे। ये हाइड्रोजन और हाइड्रोजन की मिसाल देके मैंने बता दी है। आपको ड्राइंग्स करनी पड़ेगी, पेपर पे ड्राइंग करनी पड़ेगी। मैंने भी की है भाई, मैं भी नोट्स बनाता हूँ, मेहनत करता हूँ, ड्राइंग्स बनाता हूँ, तब जाके ये लेक्चर बनते हैं। तो मैं आपके सामने इन सारे लेक्चर्स को डिलीवर आउट करता हूँ। समझ में आ रही है बात? अब ज़रा ध्यान से सुनिएगा। सिंगल कोवलेंट बॉन्ड हाइड्रोजन और हाइड्रोजन एटम के दरमियान दोनों इलेक्ट्रॉन्स के में मौजूद हैं, एस में मौजूद हैं, इस ऑर्बिटल में मौजूद हैं। अब इन ऑर्बिटल्स को मैं यहाँ लेके आ रहा हूँ, ये रहे, ये रहा। अब ये दो ऑर्बिटल्स जब मिलेंगे, इनमें कहीं ना कहीं इलेक्ट्रॉन मौजूद है। ठीक है, इनमें कहीं ना कहीं, यहाँ से देखें मैं लेके आया हूँ आगे, भूलिएगा मत, यहाँ से या इन दोनों को लेके आया हूँ। ये दो ऑर्बिटल्स जो हैं इनमें कहीं ना कहीं इलेक्ट्रॉन मौजूद है। लेकिन अब जब ये आपस में अपने अपने, और ये क्या है? ये जो स्पेस है इसका, ये क्या है? ये अंदर मौजूद जो इलेक्ट्रॉन कहीं मौजूद है अंदर, ये स्पेस उसका असल में क्या है? और ये स्पेस उसका इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड है। ठीक है, इसी इलेक्ट्रॉन की कहीं यहाँ पर मौजूद हो सकता है, यहाँ पर हो सकता है, यहाँ हो सकता है, कहीं भी हो सकता है। ठीक है, तो ये पूरा का पूरा गोल स्पेस, स्फेरिकल स्पेस जो है, ये इसके अंदर एक इलेक्ट्रॉन जो मौजूद है उसका क्या है? उसका इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड है। ठीक है, तो फील्ड से फील्ड अभी, स्पेस से स्पेस अभी शेयर होगी, इलेक्ट्रॉन शेयर नहीं होंगे। स्पेस और स्पेस, इसका स्पेस और इसका स्पेस, इसकी इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड और इसकी इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड जो है शेयर होगी, और ये शक्ल कुछ बनेगी, ये शक्ल कुछ बनेगी। यहाँ पर मैं H बना देता हूँ ताकि आपको पता लग जाए कि ये हाइड्रोजन एटम के अंदर मौजूद के शेल के अंदर जो S सब शेल है उसके अंदर जो एक ऑर्बिटल है ये वो है। ठीक है, और अब यहाँ पर ये स्पेसेस देखें, दोनों ने शेयर किया है। ये स्पेस जो है, ये वाला, ये स्पेस इन्होंने, दोनों इलेक्ट्रॉन्स जो हैं, इसमें भी कहीं एक इलेक्ट्रॉन मौजूद है, इसमें भी कहीं एक इलेक्ट्रॉन मौजूद है। ये इस वाले इलेक्ट्रॉन की इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड है, ये दूसरे वाले इलेक्ट्रॉन की इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड है। ये फील्ड से फील्ड जो है शेयर हो रही है आपस में। याद रखें, ये क्वेश्चंस आते हैं MCQs में, एंट्री टेस्ट के अंदर, कि बताइए यहाँ पर मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी, नोट कर लें, मैक्सिमम, ये क्वेश्चंस आते हैं, मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन, सबसे ज़्यादा पॉसिबिलिटी जो है इसके अंदर, इस पूरी शक्ल के अंदर सबसे ज़्यादा जो प्रोबेबिलिटी है, जो पॉसिबिलिटी है इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की, वो किस जगह पर है? तो भाई इस जगह पर है। जो स्पेस ये दोनों ऑर्बिटल अपना अपना शेयर कर रहे हैं
वो स्पेस जो कि ये दोनों इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड्स इलेक्ट्रॉन्स की अपना शेयर कर रही हैं, इसी के अंदर सबसे ज़्यादा प्रोबेबिलिटी है इलेक्ट्रॉन्स के पाए जाने की, और यहीं पर बॉन्ड बनेगा, यहीं पर पेयर बनेगा। पेयर जिसको कहते हैं ना, जो पेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन का कॉन्सेप्ट है, इसको मैं उल्टे एरोज से बना रहा हूँ। ये और ये बन गया सिंगल कोवलेंट बॉन्ड। ये क्या बन गया? सिंगल कोवलेंट बॉन्ड। समझ में आ गई बात? किसके अंदर बना है ये? हाइड्रोजन मॉलिक्यूल। एग्जाम्पल मैंने आपको बता दी। अभी तक आपने सर सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड के दरमियान फ़र्क नहीं बताया। अब ये फ़र्क भी सुन लीजिए। ये फ़र्क आपको अब इसकी आपको सिग्मा बॉन्ड भी समझ में आ जाएगा और पाई बॉन्ड भी आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, सिग्मा बॉन्ड अब मैं आपको समझा देता हूँ। सिग्मा बॉन्ड अभी मैं आपको समझा देता हूँ। सिग्मा बॉन्ड डेफिनेशन लिख लीजिए इसकी। सिग्मा, जिसका सिंबल ये है, सिग्मा बॉन्ड। टाइप ऑफ कोवलेंट बॉन्ड, टाइप ऑफ कोवलेंट बॉन्ड which is formed by overlapping मतलब शेयरिंग, आप कह लें शेयरिंग या मिक्सिंग। ठीक है, टाइप ऑफ कोवलेंट बॉन्ड विच इज फॉर्म्ड, ये कोवलेंट बॉन्ड की एक टाइप है। विच इज़ फॉर्म्ड, जो बनता है कैसे? बाय ओवरलैपिंग मतलब शेयरिंग की वजह से या मिक्सिंग की वजह से, ऑफ हाफ फिल्ड ऑर्बिटल्स, हाफ फिल्ड ऑर्बिटल्स लीनियरली, ये सेंट्रल वर्ड है इसका, LINEARAL, लीनियरली। पाई बॉन्ड और सिग्मा बॉन्ड के दरमियान का जो मेजर डिफरेंस है वो यही है कि सिग्मा बॉन्ड की जो भी टाइप है, SS सिग्मा बॉन्ड है, SP सिग्मा बॉन्ड है या PP सिग्मा बॉन्ड है, इसके अंदर जो ऑर्बिटल्स आपस में, हाफ फिल्ड ऑर्बिटल्स आपस में ओवरलैप कर रहे हैं, तो वो किस तरह से कर रहे हैं? आप लीनियरली कर रहे हैं। लीनियरली का मतलब है सेंटर टू सेंटर, सेंटर टू सेंटर, सेंटर टू सेंटर, यानी कि सेंटर में से दोनों ऑर्बिटल्स अपने सेंटर में से करेंगे। ऐसा नहीं होगा कि यहाँ पर ये इस तरह की ओवरलैपिंग हो रही है, नहीं इस तरह की ओवरलैपिंग नहीं होगी, ना इस तरह की ओवरलैपिंग होगी, नहीं इस तरह की भी नहीं होगी। बल्कि यहाँ देख लें, ये जो ऑर्बिटल है इसका सेंटर ये रहा, ये जो ऑर्बिटल है इसका सेंटर ये रहा, ये देखें, ये एक बीच में लाइन खींचता हूँ, ये रहा, ताकि आपको क्लियरली नज़र आए कि दोनों ऑर्बिटल्स के सेंटर से जो बॉन्ड बन रहा है, दोनों ऑर्बिटल्स लीनियरली जो कंबाइन हो रहे हैं, दोनों ऑर्बिटल्स सेंटर टू सेंटर जो कंबाइन हो रहे हैं, दिस इज कॉल्ड सिग्मा बॉन्ड। ठीक है भाई, ये बात क्लियर हो गई। तो सिग्मा बॉन्ड क्या है? टाइप ऑफ कोवलेंट बॉन्ड। ये वैलेंस बॉन्ड थ्योरी कह रही है। ठीक है, टाइप ऑफ कोवलेंट बॉन्ड विच इज फॉर्म्ड बाय ओवरलैपिंग, शेयरिंग या मिक्सिंग ऑफ हाफ फिल्ड ऑर्बिटल्स लीनियरली कंबाइंड, लीनियरली या सेंटर टू सेंटर कंबाइंड, या फिर आप ऑब्लिक लगा के इसको शेयर्ड का नाम दे दें। तो हाफ फिल्ड ऑर्बिटल्स जो हैं सेंटर टू सेंटर कंबाइन हो रहे हैं या शेयर्ड हो रहे हैं या बॉन्ड बना रहे हैं, इस किस्म की बॉन्डिंग को हम कहते हैं सिग्मा बॉन्ड। और इसके अंदर हमने सिग्मा बॉन्ड की 3 टाइप्स हैं। इसमें है SS सिग्मा बॉन्ड, SS सिग्मा बॉन्ड, पहली ये टाइप है। ठीक है, और इसमें हमारे पास जो एग्जाम्पल है वो हाइड्रोजन की है।
क्यों? हाइड्रोजन मॉलिक्यूल की हमने क्यों एग्जाम्पल ली? क्योंकि हाइड्रोजन मॉलिक्यूल के अंदर हमारे पास जो है वो एस सब शेल मौजूद है दोनों हाइड्रोजन एटम्स के पास। मैंने ये बात बताई थी ना, दोनों हाइड्रोजन एटम्स के पास क्या मौजूद है? एस सब शेल मौजूद है, जिसके अंदर एक ही ऑर्बिटल है, और उस एक ऑर्बिटल की शेप जो है, इस हाइड्रोजन एटम को आप ले लें, इसके पास एक इलेक्ट्रॉन है, ये कहाँ पर है? के में एस के अंदर, और एस के अंदर एक जो ऑर्बिटल है ये रहा, ठीक है। दूसरे हाइड्रोजन को ले लें आप, इसके पास भी एक इलेक्ट्रॉन है, कहाँ मौजूद होगा? के में कहाँ होगा? एस में, और एस में जो एक ही ऑर्बिटल है जिसकी शेप स्फेरिकल है, यहाँ पर ये इलेक्ट्रॉन मौजूद होगा, ठीक है भाई। तो यहाँ पर इसको हम कहेंगे एस एस, क्या कहेंगे? एस एस सिग्मा बॉन्ड, जिसमें क्या है? एस एस सिग्मा बॉन्ड। कौन कौन से एस एस है? ये देखें, एस एस, दोनों एस और एस जो है ऑर्बिटल आपस में, दोनों एस और एस ऑर्बिटल आपस में ओवरलैप कर रहे हैं। समझ में आ गई बात? अब चलते हैं दूसरी टाइप की तरफ, एस पी सिग्मा बॉन्ड। अब नाम से आपको अंदाज़ा हो गया होगा एस पी सिग्मा बॉन्ड कौन सा होगा। सेकेंड टाइप, एस पी सिग्मा बॉन्ड। आपको पता है एस वाले जो ऑर्बिटल है उसकी शेप गोल है, और पी के अंदर हमारे पास एक ऑर्बिटल नहीं है, तीन है। एक हॉरिजॉन्टल पे है जिसको पी एक्स कहते हैं, एक वर्टिकल पे है जिसको पी वाई कहते हैं, और तीसरा वाला जो है वो जेड एक्सिस के ऊपर है जिसको पी जेड कहते हैं। तो अब यहाँ पर हम एस पी सिग्मा बॉन्डिंग के अंदर क्या देखेंगे कि एक एटम का, तो एक एटम का एस सब शेल होगा, तो दूसरे एटम का पी सब शेल होगा। एक एटम का, इसकी डेफिनेशन चाहें तो आप लिख लें, टाइप ऑफ सिग्मा बॉन्ड इन विच एस एंड पी half filled orbital linearly overlap। ठीक है भाई, ये इसकी डेफिनेशन भी मैंने छोटी सी बना दी, वैसे लिखी हुई भी है बुक के अंदर, तो ये मैंने खुद बनाई है, आप देख लें, बात एक ही है, ये डेफिनेशन देख लें। तो ये ना समझ में आती है तो आप ये लिख लें एग्जाम में भी, कोई मसले की बात नहीं है। एस पी सिग्मा बॉन्ड क्या है? टाइप ऑफ सिग्मा बॉन्ड इन विच एस एंड पी हाफ फिल्ड ऑर्बिटल लीनियरली ओवरलैप। अब ये हाफ फिल्ड जो है ये आपको डिस्टर्ब कर रहा होगा। अब ज़रा एक बात समझ लीजिए, एस जो सब शेल है इसके अंदर एक ही ऑर्बिटल है, याद रहे, वन ऑर्बिटल कैन होल्ड ओनली टू इलेक्ट्रॉन्स, एक ऑर्बिटल में कम से कम सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, इससे ज़्यादा नहीं हो सकते, 2 से कम हो सकते हैं, यानी कि 1 हो सकता है। और ऑर्बिटल्स की शेप नॉर्मली हम इस तरह से डब्बा सा बना के दिखाते हैं बच्चों को, ठीक है, और इसमें हम ये उल्टे एरो दिखा के समझाने की कोशिश करते हैं कि भाई ये एक ऑर्बिटल है, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन है, ये दूसरा ऑर्बिटल है, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन है, लाइक दिस। लेकिन हकीकत में ऐसा नहीं होता, ठीक है। हकीकत में कैसा होता है कि जब आप ऑर्बिटल की बात की आपसे की जाए तो ऑर्बिटल आप पूछेंगे किस सब शेल का ऑर्बिटल। जब भी आपसे ऑर्बिटल की बात की जाए, ये वाला ऑर्बिटल, तो आप पूछेंगे किस सब शेल का ऑर्बिटल। उर्दू में लिख देता हूँ, इसको नोट कर लें इस मेरे जुमले को, किस सब शेल का ऑर्बिटल। ये ज़रा आपको क्लियर होना चाहिए। एस सब शेल का ऑर्बिटल, पी का ऑर्बिटल, पी में भी फिर हमारे पास जो है वो 3 ऑर्बिटल हैं, पी एक्स, पी वाई, पी जेड। तो ये भी क्लियर होना चाहिए कि आपसे जब पूछा जा रहा है कि ये इलेक्ट्रॉन जो है वो
ऑर्बिटल का है, ये एक इलेक्ट्रॉन इस ऑर्बिटल में मौजूद है। आपसे जब कहा जा रहा है तो आप पूछेंगे ये सवाल कि सर ये इलेक्ट्रॉन जो ऑर्बिटल में मौजूद है, तो ये ऑर्बिटल जो है वो किस सब शेल का है? क्या ये एस सब शेल का ऑर्बिटल है गोल वाला, या ये पी सब शेल का ऑर्बिटल है? और पी में तो 3 ऑर्बिटल होते हैं। क्या ये इलेक्ट्रॉन पी एक्स ऑर्बिटल का है? क्या ये इलेक्ट्रॉन पी वाई ऑर्बिटल का है? क्या ये इलेक्ट्रॉन पी जेड ऑर्बिटल का है? ये रहा पी एक्स ऑर्बिटल, इसकी शक्ल देख लें। इसमें इलेक्ट्रॉन ये रहा मौजूद, ये रहे मौजूद, ये रहे मौजूद, पेयर मैंने बना दिया। अब इन्हीं ऑर्बिटल्स को, एस में जो एक ऑर्बिटल है, 2 इलेक्ट्रॉन है, आप एक कम कर दें, तो अब इस ऑर्बिटल को हम कहेंगे हाफ फिल्ड ऑर्बिटल। समझ आ रही है बात? तो जब भी कोवेलेंट बॉन्डिंग होगी, ये बात जहन में रखिए, वीबीटी या वैलेंस बॉन्ड थ्योरी ये कहती है कि ऑर्बिटल के साथ ओवरलैप करेगा, लेकिन कौन से ऑर्बिटल? जो कि हाफ फिल्ड हैं। ये बात जहन में रखिएगा, ठीक है। तो ये एस ऑर्बिटल एस के साथ ओवरलैप करेगा, तो दोनों एस एस हाफ फिल्ड होने चाहिए, इस तरह से, ये और ये, ठीक है। अगर एस और पी के अंदर एस और पी एक्स ये दोनों अगर ओवरलैप करते हैं, जिसकी मिसाल मैं अभी आपको दिखाता हूँ, ये अगर आपस में ओवरलैप करते हैं तो पी एक्स को भी हाफ होना चाहिए, एस को भी हाफ और पी एक्स को भी हाफ, एक इलेक्ट्रॉन हो। और अगर एस और जो है पी वाई आपस में बॉन्ड बना रहे हैं ये 2 ऑर्बिटल, तो एस को भी हाफ फिल्ड होना चाहिए और पी वाई को भी हाफ फिल्ड होना चाहिए। और अगर एस और पी जो है पी जेड ये अगर बॉन्ड बना रहे हैं, तो एस ऑर्बिटल को भी हाफ फिल्ड होना चाहिए और पी जेड ऑर्बिटल को भी हाफ फिल्ड होना चाहिए, ठीक है। ये हमारे पास बनती है सेकंड टाइप सिग्मा बॉन्ड की, एस पी सिग्मा बॉन्ड, ठीक है। टाइप ऑफ बॉन्ड इन विच एस एंड पी हाफ फिल्ड ऑर्बिटल लीनियरली ओवरलैप। इसमें एग्जाम्पल अभी हम देख लेते हैं। हाफ फिल्ड का भी मतलब मैंने आपको समझा दिया। ये डेफिनेशन मैं छोड़ रहा हूं, इस डेफिनेशन को देखते रहिएगा। ये रही आपकी बुक और इसमें एग्जाम्पल दी हुई है। एसपी ओवरलैपिंग की एग्जाम्पल हमारे पास जो है वो हाइड्रोजन फ्लोराइड की भी है और हाइड्रोजन क्लोराइड की भी है। हाइड्रोजन फ्लोराइड की भी है और हाइड्रोजन क्लोराइड की भी है। हाइड्रोजन फ्लोराइड की एग्जाम्पल पहले देख लेते हैं और इसके अंदर हाइड्रोजन को देख लेते हैं और फ्लोरीन को देख लेते हैं। हाइड्रोजन के पास आपको पता है 1 इलेक्ट्रॉन होता है, फ्लोरीन के पास 9 इलेक्ट्रॉन होते हैं। अगर इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करें तो 1s1 और फ्लोरीन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करें तो 1s2 और 2s2 और 3p। अब 9 इलेक्ट्रॉन हैं तो 1s2 पहले वाले, इसके स्फेरिकल के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन आ गए। दूसरे वाला ये कौन सा है? 2 का मतलब ये कौन सा शेल है? एल शेल है, ठीक है। 1 का मतलब ये के शेल है, 2 का मतलब ये एल शेल है। एल शेल के अंदर जो एस है उस एस की बात हो रही है, उसके अंदर ये 2 इलेक्ट्रॉन इसके आ गए, ठीक है। अब आप जाएंगे एल शेल के अंदर जो पी है उसके अंदर। अब पी के अंदर आपको पता है एल शेल के अंदर ही जो पी है उसमें पी एक्स भी मौजूद है, पी वाई भी मौजूद है और पी जेड भी मौजूद है, ठीक है। तो इस 2p, ये 2p है, इसको हम लिखेंगे 2px, 2py और 2pz। समझ रहे हैं ना आप? ये क्या है? सेकंड वाला जो शेल है जिसका नाम L है, उसके अंदर जो P सब शेल है उसका पहला ऑर्बिटल है ये, और ये L दूसरे शेल का यानी कि L शेल का जो P सब शेल है उसका दूसरा ऑर्बिटल है ये 2py, और ये 2pz दूसरे शेल यानी कि L शेल का जो P सब शेल है उसका तीसरा ऑर्बिटल है।
इन तीनों की शक्लें कैसी होंगी? इनकी शक्लें ऐसी होंगी, एक एक्स एक्सिस पे होगा इस तरह से, दूसरा वाई एक्सिस पे होगा इस तरह से, और तीसरा जेड एक्सिस पे होगा थोड़ा सा ऐसा टेढ़ा। इसमें भी एक ऑर्बिटल, क्योंकि ये ऑर्बिटल है मैं बता चुका हूँ, एक ऑर्बिटल के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं, तो इसके अंदर भी 2 इलेक्ट्रॉन आने चाहिए, इसमें भी 2 इलेक्ट्रॉन आने चाहिए, इसमें भी 2 इलेक्ट्रॉन आने चाहिए, यानी कि इसके अंदर भी 2 इलेक्ट्रॉन, इसमें भी 2 इलेक्ट्रॉन, इसमें भी 2 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, अब हम देखते हैं हमारे पास इलेक्ट्रॉन बचे कितने हैं। 9 इलेक्ट्रॉन में से पहले आ गए 1s2 में, फिर 2 इलेक्ट्रॉन किस में आ गए? 2s2 में, L वाले में 2 इलेक्ट्रॉन आ गए, 9 में से 4 निकल गए, कितने बचे? 5। अब आप आगे जाएंगे P की तरफ, P के अंदर 3 ऑर्बिटल हैं, आपके पास इलेक्ट्रॉन कितने बचे हैं? 9 में से पहले 2 निकले, 7 बचे, फिर 2 निकले, 5 बचे। ये 5 कहाँ जाएंगे? ये यहाँ आएंगे। पहले वाले में आप जो है वो एक इलेक्ट्रॉन रखेंगे, दूसरे वाले में भी एक रखेंगे, तीसरे वाले में भी एक इलेक्ट्रॉन रखेंगे। अब आपके पास 2 इसमें से और माइनस कर दें, सॉरी 3 इसमें से, 5 में से 3 और माइनस कर दें, तो अब आपके पास बचते हैं 2 इलेक्ट्रॉन बस। वो 2 इलेक्ट्रॉन अब आप पेयरिंग शुरू करेंगे, तो px के अंदर एक और इलेक्ट्रॉन रख देंगे, py के अंदर भी एक और इलेक्ट्रॉन रख देंगे। आपके पास जो हाफ फिल्ड ऑर्बिटल बचेगा वो ये बचेगा pz। px के अंदर भी 2 इलेक्ट्रॉन आ गए, py के अंदर भी 2 इलेक्ट्रॉन आ गए, pz के अंदर सिर्फ एक, pz के अंदर सिर्फ एक जो है वो इलेक्ट्रॉन आएगा। तो यहाँ पर आपका जो pz है ये क्या है? हाफ फिल्ड ऑर्बिटल। ये क्या है आपका? हाफ फिल्ड ऑर्बिटल। समझ में आ गई बात? और यहाँ पर हाइड्रोजन को अगर देखें तो हाइड्रोजन के पास एक ही इलेक्ट्रॉन है, कहाँ जाएगा? 1 का मतलब क्या है? ये 1 का मतलब कौन सा शेल है? ये K शेल है। S का मतलब K में जो S सब शेल है उसके अंदर जो एक ऑर्बिटल है ये एक इलेक्ट्रॉन उसी में मौजूद है। और आपको पता है एक ऑर्बिटल के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं, इसलिए S के अंदर जो ये एक ऑर्बिटल है इसमें एक ही इलेक्ट्रॉन है, इसीलिए ये भी हुआ हाफ फिल्ड ऑर्बिटल। ठीक है भाई, ये भी हुआ हाफ फिल्ड ऑर्बिटल। अब इनकी शक्लों को देख लें आप। हमने इसको, इस वाले हाफ फिल्ड ऑर्बिटल इसको लेना है और इसको लेना है और इनको लीनियरली कंबाइन करना है, तो ये बन जाएगी sp सिग्मा बॉन्डिंग। ये क्या बन जाएगी? sp सिग्मा बॉन्डिंग। यहाँ पर मैं बना रहा हूँ, इनको देख लें आप। ये पहले 1s1 से मैं ये इसका ऑर्बिटल ले लिया, ठीक है। और अब यहाँ पर जो 2pz है, अब थोड़ा सा बात को समझिएगा, मुझे लीनियरली समझाना है ना, तो अब मैं इसको, हमारे पास 3 एक्सिस होते हैं, एक हॉरिजॉन्टल एक्सिस होता है, ठीक है, एक वर्टिकल एक्सिस होता है, एक z एक्सिस होता है, ये x एक्सिस, ये y एक्सिस, ये z एक्सिस होता है, ठीक है। पिछली पहली और दूसरी वीडियो में ये एक्सिस की तफसीलात में तफसील से बता चुका हूँ, तो ये बात जहन में रखिएगा कि अब ये जो z एक्सिस को मैंने इस तरह से बनाया है, अब यहाँ क्योंकि ये बोर्ड हमारा 2D है, 2 डायमेंशनल है, तो इसको अब मैं थोड़ा सा ऐसे बनाऊंगा आपको लीनियरली समझाने के लिए, ठीक है। लेकिन एक्चुअल में ये इसी तरह से मिलेगा इसके साथ। अब मैं इसको देखें, थोड़ा सा इसको इस शक्ल में बनाऊंगा ताकि क्लियरली आपको सेंटर टू सेंटर जो है वो ओवरलैपिंग नज़र आए हाफ फील्ड ऑर्बिटल की। ये आ गया, देखा आपने, ये क्या है हमारे पास 1s1 का ये रहा s ऑर्बिटल, और ये वाला है, ठीक है, ये वाला जो z एक्सिस पे था इसको मैंने ऐसे करके बनाया है। तो आप ये देखें, इस मैंने क्या कहा था, सेंटर टू सेंटर, तो इसका सेंटर ये रहा और इस स्फेरिकल वाले का s ऑर्बिटल का, s सब शेल का सेंटर ये रहा। तो ये देखें, ये सेंटर से सेंटर तक ये बॉन्ड बना है पूरा, ठीक है। ये मैंने समझाने के लिए आपको लाइन खींची है, आप चाहें तो इसको
मिटा दें, सिर्फ ये दिखाने के लिए कि देख लें लीनियरली ओवरलैपिंग हुई है। क्या हुई है? लीनियरली ओवरलैपिंग। तो ये कौन सी हमारे पास, ये कौन सा है हमारे पास? ये है 2pz और 1s1 और 2pz ये मिले हैं आपस में। तो ये कौन सी बॉन्डिंग हमारे पास हुई है? लीनियरली मिले हैं, हाफ फील्ड ऑर्बिटल मिले हैं। ये हमारे पास है sp सिग्मा बॉन्डिंग की एग्जाम्पल। ठीक हो गया भाई। तीसरी टाइप हम देख लेते हैं इसके अंदर हमारे पास पेज नंबर 52 के ऊपर ही आप देख लीजिए, आपको पीपी ओवरलैपिंग नज़र आ रही होगी। अब समझ जाएंगे आप पीपी ओवरलैपिंग कैसे होगी। इसको मिटा दूं। तीसरी टाइप सिग्मा बॉन्ड की पी सिग्मा बॉन्डिंग। इसकी डेफिनेशन क्या आएगी? टाइप ऑफ सिग्मा बॉन्डिंग in which 1p half filled orbital overlap with other p half filled with other p half filled orbital overlap linearly। लीनियरली मतलब सेंटर टू सेंटर। ये लीनियरली वर्ड को मत भूलिएगा, यही सेंट्रल आइडिया इसका। टाइप ऑफ सिग्मा बॉन्डिंग इन विच 1p हाफ फिल्ड ऑर्बिटल 1p हाफ फिल्ड ऑर्बिटल ओवरलैप विद अदर हाफ फिल्ड ऑर्बिटल ओवरलैप लीनियरली। ठीक है। एग्जाम्पल इसमें हमारे पास जो मौजूद है वो हमारे पास फ्लोरीन की मौजूद है F2। अब एक फ्लोरीन का एटम ले लीजिए, इसके पास 9 इलेक्ट्रॉन, दूसरा फ्लोरीन का एटम 9 इलेक्ट्रॉन 1s2 2s2। ठीक है। और उसके बाद 2px 2py 2pz। इसके अंदर भी 1s2 2s2 2px 2py 2pz। ठीक है। अब इसके पास वही होगा, 2 इलेक्ट्रॉन इसके पास, एक इसके पास। ठीक है। बल्कि नहीं, सॉरी, 2 इलेक्ट्रॉन इसके पास, 2 इलेक्ट्रॉन इसके पास, यहाँ पर भी 2 इलेक्ट्रॉन इसके पास, 2 इलेक्ट्रॉन इसके पास, एक इलेक्ट्रॉन इसके पास। तो आप देख रहे हैं यहाँ पर कि ये जो हमारे पास 2pz और 2pz दोनों फ्लोरीन के एटम्स के 2pz और 2pz ये क्या है? हाफ फील्ड हैं। ये क्या है? हाफ फील्ड ऑर्बिटल है। अब इनकी शेप कैसी है? क्योंकि z डायरेक्शन में है, z डायरेक्शन ऐसी बनती है। ठीक है। लेकिन अगेन दोबारा आपको बता रहा हूँ, क्योंकि हमें लीनियरली कंबाइन करना है सेंटर टू सेंटर, तो उसका आसान सा तरीका ये है कि आप इसको बोर्ड पे इस तरह से x एक्सिस डायरेक्शन में बना लें। ठीक है। तो अब मैं इनको ये बना के ये इनको मैं कंबाइन भी कर रहा हूँ। तो ये देखें यहाँ पर ये क्या हुआ, ये वाला पहला ऑर्बिटल हमारे पास क्या है? 2pz। एक फ्लोरीन एटम का 2pz हाफ फील्ड ऑर्बिटल, दूसरे फ्लोरीन का 2pz हाफ फील्ड ऑर्बिटल के साथ जो है यहाँ पर लीनियरली
कंबाइंड हो गया है। तो इस तरह से ये कहलाई पी पी सिग्मा बॉन्डिंग, पी पी सिग्मा बॉन्डिंग। ठीक है भाई, सिग्मा बॉन्डिंग तमाम हुई। इसके बाद अब जो हम देखेंगे वो पाई बॉन्ड देखेंगे अगली वीडियो के अंदर, ठीक है, जिसके अंदर लैटरल ओवरलैपिंग होगी, यानी कि साइडवेज ओवरलैपिंग होगी। लेकिन पाई बॉन्ड जो है वो सिग्मा बॉन्ड के बाद बनता है। तो पाई बॉन्ड जब भी मैं अगली वीडियो में समझाऊंगा तो उसमें जो एग्जाम्पल दूंगा उसमें पहले सिग्मा बॉन्ड आपको क्लियरली नज़र आएगा और उसकी लीनियर ओवरलैपिंग भी आपको नज़र आएगी। तो आप आसानी के साथ वहीं पर उस एग्जाम्पल में पाई बॉन्ड और सिग्मा बॉन्ड के दरमियान फ़र्क आपको नज़र आ जाएगा। सिग्मा बॉन्ड में लीनियर टू लीनियर ओवरलैपिंग होगी और पाई बॉन्ड में साइडवेज या पैरेलल ओवरलैपिंग होगी। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। मुश्किल वीडियोज़ हैं, इसमें कोई भी शक नहीं है। आप भी बहुत ज़्यादा मेहनत करें, मैं भी कर रहा हूँ। इंशाल्लाह ये आपके बहुत काम आएंगी। नो लाइक नो सब्सक्राइब, ओनली शेयर।